मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपके सिक्स्थ डीन कमेटी में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसका टाइटल है इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी इसमें हम इन्वायरमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियाँ पढ़ते हैं और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास हमारी इस सब्जेक्ट में दूसरे नंबर की क्लास है। हमने एक पीछे भी क्लास कर ली है। यदि आप उस क्लास को देखना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ पे दूसरी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ से भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और नोट्स देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इन्वायरमेंट स्टडीज़ में आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स। यानी आज की क्लास में हम जो वायुमंडल यानी जो इन्वायरमेंट है उसके जो खंड है उनके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जो वन संसाधन है उसके बारे में और जो पानी जल संसाधन है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को करें और मजबूत और शानदार तरीके से बीएससी की जो डिग्री है उसे हासिल करें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि पर्यावरण के खंड यानी पर्यावरण विभिन्न पारस्परिक रूप से जुड़े घटकों से बना होता है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट है वह विभिन्न पारस्परिक रूप से जो घटक होते हैं विभिन्न घटकों से मिलकर बना होता है। उसको विभिन्न मुख्य रूप भी अलग अलग रूप भी है जिनमें से हम सबसे पहला पढ़ेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली जो गैसीय परत जो जीवन के लिए आवश्यक होती है वही वायुमंडल का ही भाग है। जैसे हमारे चारों ओर जितने भी जो गैसीय परत है यानी जो गैस है हमारे चारों तरफ होती है वही वायुमंडल का हिस्सा है। और जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे चारों ओर जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है ये सभी वायुमंडल का ही भाग है। और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है जिसकी मात्रा 78% होती है और दूसरी ऑक्सीजन होती है जिसकी मात्रा 21% होती है और अन्य गैसें होती है जो 1% की मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होती है। ये जो अन्य गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मीथेन गैस भी आती है, ऐसे और भी अन्य गैसें आती है जो लगभग 1% की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित होती है। और जो इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं कि जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। यानी जो श्वसन हम मनुष्य जो श्वसन करता है उसके लिए जो ऑक्सीजन हम काम में लेते हैं वह वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। और जो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें जो उपयोगी जो गैस होती है वह CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वह भी हमें पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होती है। और जो सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा भी करती है ओजोन परत के रूप में। यह ओजोन परत किस भाग या किस स्तर में पाई जाती है वह भी हम आगे चर्चा करेंगे। पृथ्वी का तापमान को नियंत्रित करती है जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव से। और इसकी मुख्य समस्या क्या क्या है कि वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षय और जलवायु परिवर्तन। यानी जो वायुमंडल है उसमें जो समस्या क्या क्या आती है कि जो वायुमंडल है उसमें समस्या क्या आती है कि एक तो वायु प्रदूषण यानी वायु प्रदूषित हो रही है। हम अनेक प्रकार के रसायनों का भी हम कृषि में उपयोग करते हैं जिससे भी वायु प्रदूषित होती है। और जो कारखानों से जो विषैला धुआं निकलता है और जो गैसें निकलती है उससे भी जो वायुमंडल है या जो वायु है वह प्रदूषित हो रही है। और ओजोन परत का क्षय यानी जो ज़्यादा पृथ्वी पर प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत है उसमें भी वो भी क्षति हो रही है और उसमें छेद हो रहे हैं जिसके कारण जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है वो सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगी है। और जलवायु परिवर्तन भी जो वायुमंडल का समस्या है वो एक महत्वपूर्ण समस्या है। और अब हम पढ़ेंगे जो वायुमंडल है उसके विभिन्न स्तर यानी स्फीयर यानी जो स्तर कौन कौन से होते हैं। जिसमें वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली गैसों की एक परत है जिसमें विभिन्न स्तर
में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्तर की विशेषता और भूमिका अलग अलग होती है। यानी जो वायुमंडल है उसको अनेक परतों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक परत का अपनी अलग भूमिका होती है या अपना एक अलग विशेषता या अलग अलग कार्य होते हैं। जिसमें पहले आती है सौरमंडल, यानी ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की सबसे निचला स्तर है जो जो सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यानी जो सौरमंडल है, ये पृथ्वी जो वायुमंडल है उसका सबसे निचला स्तर होता है। ये हम जहाँ पे हम रहते हैं इससे लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जो सौरमंडल है वह भाग रहता है। और इस भाग की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है या जैसे बारिश, आंधी, बर्फबारी, वह सभी इस सौरमंडल में जो स्तर है उसी में सभी घटित होती है। और अगला है कि तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। यानी जैसे जैसे हम सौरमंडल के अंत की तरफ जाएंगे, जैसे हम समताप मंडल की तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यानी जो तापमान है उसमें कमी आती रहती है। वो कितनी आती है कि जब हम 1 किलोमीटर की दूरी मतलब समताप मंडल के 1 किलोमीटर नज़दीक जाते हैं तो उसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में कमी आती है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता होती है जिससे जीवन संभव है। और इसमें जेट स्ट्रीम या मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी जो मौसम परिवर्तन होता है वो भी सौरमंडल में होता है और जितने भी मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती है वह भी सौरमंडल में होती है। और तापमान की जो ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में भी घटा मतलब कम होगा तापमान भी। और दूसरा जो स्तर है वह आता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह कितना है कि जो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। कौन? यह समताप मंडल। और इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेज से रक्षा करती है। यानी जो आपसे छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है कि जो ओजोन परत होती है वह कौन से स्तर में, वायुमंडल के कौन से स्तर में होती है, या समताप मंडल में कौन सी परत होती है जो सूर्य से हानिकारक किरणें जो पराबैंगनी बैंगनी किरणें होती है उनसे रक्षा करती है। ऐसा आपसे छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जबकि जो सौरमंडल था उसमें तापमान ऊंचाई के साथ घटता था, लेकिन समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। और ये विमान यात्रा के लिए आदर्श क्षेत्र है क्योंकि ये मौसम संबंधी हलचलें कम होती हैं। यानी जो हवाई जहाज या जो विमान होते हैं वे कौन सी परत में उड़ते हैं? वे समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मौसम से संबंधित जो हलचल होती है या जो घटनाएं होती है वह कम होती है। इसलिए ज़्यादातर विमान या हर कोई विमान इसी स्तर में उड़ता है, समताप मंडल में अपना उड़ता है। और अगला तीसरा जो स्तर है वह आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये इसकी ऊंचाई कितनी है कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग है और तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। यानी ये सबसे ठंडा भाग होता है कौन सा? मध्य मंडल का स्तर। और ये यहाँ पर उल्काएं या जैसे मिस्टर्स भी कह सकते हैं, मिटोर्स जलकर नष्ट हो जाते हैं जिससे पृथ्वी पर उनका प्रभाव कम होता है। यानी जो उल्का पिंड होते हैं वह यहाँ इस स्तर में जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस परत में घनत्व और वायुदाब बहुत कम होता है। अगला आता है उष्ण मंडल, यानी जो थर्मोस्फियर है वह, इसकी जो ऊंचाई होती है वह 80 से 500 किलोमीटर तक होती है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे जैसा है कि आप नाम से ही देख रहे हैं उष्ण मंडल, यानी उष्मा बहुत ज़्यादा होगी, तापमान बहुत ज़्यादा होगा जो सूर्य की सीधी किरणों को अवशोषित करता है। और इसका तापमान 1550 मतलब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। इस परत में आयनोस्फीयर स्थित होता है जो रेडियो तरंगों को प्रतिबंधित करके संचार में मदद करता ही है। यानी जो हम जैसे मोबाइल में बात करते हैं या जो संचार का जो जैसे कोई संचार रेडियो तरंगों का जो संचार है वह आयनोस्फीयर की सहायता से होता है और वह इसी जो उष्मा मंडल है उसमें उपस्थित होता है। लास्ट आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ये वायुमंडल के सबसे बाहरी परत होती है जो लगभग 500 से 10,000 किलोमीटर तक फैली होती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या होती है कि एक तो इसमें जो सैटेलाइट हम कृत्रिम उपग्रह होते हैं वे इसी जो स्तर है इसमें
परिक्रमा करते हैं, या जो अंतरिक्ष यान होते हैं वह भी इसी में परिक्रमा करते हैं। और जो वायु के अणु अत्यधिक विरल होते हैं, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं, यानी जो बहिर्मंडल है उसमें एक तो आपके जो उपग्रह यानी जो सैटेलाइट होती है वह परिक्रमा करती है, दूसरा जो अंतरिक्ष यान होते हैं वह भी इसी जो स्तर में होते हैं, जो इसी स्तर में परिक्रमा करते हैं। और तीसरा ये सबसे बाहरी जो यानी सबसे ऊपरी या बाहरी भाग भी कह सकते हैं ये वायुमंडल का, और ये इसकी जो ऊंचाई होती है 500 से 10,000 किलोमीटर के लगभग होती है। और दूसरा जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा यहीं पर होती है। जो दूसरा इन्वायरमेंटल का भाग है वह है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। इसमें इसमें सभी जल स्रोत शामिल होते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, भूजल और ग्लेशियर या जल वाष्प, यानी जितना भी जल है वह सभी इसी जलमंडल में शामिल होते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका होता है, यानी जो पृथ्वी का जितना भी क्षेत्र है या जितनी भी सतह है उसमें लगभग 71% भाग पर जल है और वह जल से ढका हुआ है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है कि जलीय जीवों का संरक्षण करता है, कृषि उद्योग और मानव उपयोग के लिए आवश्यक होता है, महासागरीय धाराओं और जल चक्कर के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित भी करता है। और अगला है कि जो इसकी मुख्य समस्या क्या क्या है, जैसे वायुमंडल में वायु प्रदूषण था वैसे ही इसमें जल प्रदूषण है, जल संकट और महासागरों का अम्लीकरण, यानी अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है कि जो महासागर होते हैं उनमें जो पानी है वह अम्लीकरण हो रहा है। और अगला आता है इन्वायरमेंटल का भाग है स्थल मंडल, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस परत है जिसमें मिट्टी, चट्टानें और खनिज शामिल होते हैं। ये वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन और कृषि के लिए आधार प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य है कि खनिज और जीवाश्म ईंधनों का स्रोत, पौधों के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है और मानव बस्तियों या बुनियादी ढांचों का आधार है। और अगला आता है कि जो इसकी मुख्य समस्या क्या है कि वनों की कटाई, मृदा अपरदन, भूमि क्षरण और जो खनन के प्रभाव, यानी इसमें क्या होता है कि इसकी समस्या यह है कि एक तो वनों की लगातार कटाई, अंधाधुंध कटाई की जा रही है, दूसरा जो मृदा यानी मृदा अपरदन यानी जो मृदा का अपरदन हो रहा है, और जो भूमि का क्षरण यानी भूमि का नाश हो रहा है वह भी इसका एक समस्या है। अगला आता है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, जीवन का क्षेत्र जिसमें सभी जीवित प्राणी जैसे वनस्पति, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। यह वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के भीतर स्थित होता है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है कि एक तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, दूसरा जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला में का समर्थन करता है, तीसरा जो प्राकृतिक चक्रों को नियंत्रित करता है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्र। इसकी मुख्य समस्या क्या है कि जैव विविधता का ह्रास, आवास विनाश और प्रजातियों का विलुप्त होना, प्रदूषण, यानी ये इसकी मुख्य समस्याएं हैं। और अगला हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों का परिचय, यानी नेचुरल जो हमें प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोई भी सामग्री जिसे इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है कि वह अधिक मूल्यवान और उपयोगी बन जाए, यानी किसी भी कोई ऐसी वस्तु जिसे हम इस तरह से उसमें परिवर्तन करें कि वह मूल्यवान हो जाए और वह हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो जाए। दूसरे शब्दों में इसे कहें तो किसी संसाधन से मूल्यवान वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जीवन कई चीज़ों और सेवाओं पर निर्भर करता है जो प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है और इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, कोयला, वन, फसलें, वन्यजीव, ये सभी इसके उदाहरण हैं प्राकृतिक संसाधनों के। मानव जीवन में कोई भी ऊर्जा स्रोत या पदार्थ जो शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह संसाधन कहलाता है। यानी आपसे एक तो संसाधन की परिभाषा पूछी जा सकती है, दूसरी आपसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको दोनों परिभाषाएं याद करनी है यहाँ से। देखिए, एक संसाधन की हम परिभाषा इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ परिवर्तन करके उसे मानव के लिए मूल्यवान और जो उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है उसे संसाधन कहते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये परिभाषाएं आपको दोनों याद करनी है। और जो नेचुरल संसाधन होते हैं उनकी जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन होता है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपलब्धता के आधार पर,
इसमें पहला भाग आता है नवीनीकरण और दूसरा आता है अनवीनीकरण। अब नवीनीकरण और अनवीनीकरण क्या होता है कि जो नवीनीकरण क्या होता है कि जो ये संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, यानी जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं वे प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं और उनका पुनः निर्माण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जल, वानस्पतिक और मृदा और सूर्य का प्रकाश। यानी जो जल है या जो वानस्पति है उसका पुनः उत्पन्न भी हो सकती है। सतत उपयोग के लिए इनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। और दूसरा आता है अनवीनीकरण, यानी यह संसाधन सीमित मात्रा में उपयोग होते हैं और समाप्त होने पर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ। यानी जो सूर्य का प्रकाश, जल, वनस्पति, मृदा ये होते हैं, इनका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो कोयला, पेट्रोल और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका हम वापस निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक बार यदि इनका यूज़ हो जाए या इनकी खपत हो जाए तो इनका हम वापस निर्माण नहीं कर सकते हैं। और दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें पहला भाग है जैविक संसाधन और दूसरा भाग है अजैविक संसाधन। ये जीवित संसाधन होते हैं जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे वनस्पति, कृषि उत्पाद, मछली, वन्य जीव। ये सब क्या होते हैं, जैविक संसाधन होते हैं। और अजैविक में क्या होता है कि जो इसके उदाहरण जो निर्जीव संसाधन होते हैं और उन्हें वापस से या तो उत्पत्ति बहुत धीमी होती है या होती नहीं है, जैसे पेट्रोल, भूमि या खनिज पदार्थ। ये सभी इसके उदाहरण हैं। आपको इसका क्लासिफिकेशन है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से आपको पूछा जा सकता है। और उपयोगिता के आधार पर देखें कि कुछ संसाधन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कुछ ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में किए जाते हैं। यानी उपयोगिता के आधार पर भी ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग संसाधनों का अलग अलग उपयोग होता है। और इसमें जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उससे संबंधित समस्याएं क्या क्या आती है कि प्राकृतिक संसाधनों के असमान खपत, यानी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हम जो उनका दोहन या उनका जो यूज होता है वह हम आवश्यकता से अधिक करते हैं, तो उनका जो जो प्राकृतिक संसाधन है वे एक नियत समय के लिए होते हैं और इनका हम यदि असामान्य रूप से इनका यूज करेंगे तो ये जल्दी नष्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। विकसित देशों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। अमेरिका जो विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 4% है, ये विश्व की लगभग 25 संसाधनों का खपत करता है। यानी जो अमेरिका है वह लगभग जनसंख्या का केवल 4% है विश्व का, जबकि वह 25% संसाधनों का खपत अकेला अमेरिका देश करता है। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। यानी भारत और चीन की जो जनसंख्या है वह भी लगातार बढ़ रही है और ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनका बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं और वह धीरे धीरे नष्ट भी हो रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है वह। और भूमि उपयोग की योजना, यानी हम भूमि का उपयोग करें इसकी योजना में कृषि, उद्योग और शहरीकरण के कारण भूमि का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। वनों, घास के मैदानों, दलहनी क्षेत्रों और रेगिस्तानों को कृषि और निर्माण कार्यों के लिए नष्ट किया जा रहा है। वनों की कटाव से जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या बढ़ रही है। यानी जो वनों का कटाव हो रहा है, यानी वनों की जो कटाई हो रही है उससे क्या होता है कि जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है और जो पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या में भी बढ़ाव हो रहा है या बढ़ रही है। अगला आता है सतत जीवन शैली की आवश्यकता, यानी मानव जीवन की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए सतत संसाधन उपयोग आवश्यक है। यानी जो सतत जीवन शैली की भी आवश्यकता है जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा के लिए। और सतत जीवन शैली के संकटक क्या है कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ज्ञान का विस्तार, आय में वृद्धि यानी मानव विकास सूचकांक और जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग। यानी ये कुछ आपको जो सतत जीवन शैली के जो संकेतक है उनको याद कर लेना है। और जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का अतिशोषण, यानी लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और संसाधनों का अतिशोषण भी हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। कृषि भूमि, स्वच्छ जल, जीवाश्म ईंधन, प्रवाल भित्तियाँ और वन्य जीव निवास क्षेत्रों पर में भारी गिरावट आई है। यानी जैसे जैसे यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो मानव को रहने के लिए जगह चाहिएगी तो वो जो वन है उनकी कटाई करेगा, जिससे क्या होता है कि जैव विविधता में भी नुकसान होता है और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है। कृषि विस्तार के लिए जंगलों और घास के मैदानों को नष्ट किया जा रहा है।
आधुनिक कृषि पद्धति के कारण जल और मृदा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यानी आधुनिक कृषि पद्धतियों में क्या होता है कि हम जैविक कीटनाशक होते हैं उनका या जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जल प्रदूषण भी बढ़ता है, दूसरा जो मृदा प्रदूषण है वह भी बढ़ता है। इससे जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें भी समस्या उत्पन्न होती है और वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अगला आता है जलवायु परिवर्तन, यानी मानव गतिविधियों और अत्यधिक जनसंख्या ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि कर रही है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता का खतरा भी बढ़ रहा है और कई वन्य जीव जैसे कि पर्वतीय गोरिल्ला और चट्टानी खरगोश अपने प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। यानी क्या होगा कि जब हम किसी जो जीव है उसका जो आवास जैसे जंगल है, जंगलों को हम नष्ट कर देंगे तो वह जानवर अपने जीवन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वह धीरे धीरे एक आने वाले समय में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि हमारे जो पिछले हमने पढ़ा है कि जो डायनासोर होता है वह भी विलुप्त हो गया है और जो पर्वतीय जो गोरिल्ला होते हैं वह भी जो विलुप्त होने के कगार पर है। यदि उनका जल्दी संरक्षण नहीं किया तो वे जल्दी विलुप्त हो सकते हैं। और अगला आता है पर्यावरण प्रदूषण, यानी प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक प्रदूषण, कृषि रसायनों और जो अपशिष्ट पदार्थों के कारण खतरा में है। और मृदा, वायु, जल प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहे हैं। अम्लीय झीलों में जलीय जीवन असंभव हो जाता है। यानी जो पर्यावरण प्रदूषण में क्या होता है कि जो हम कृषि रसायन जो उर्वरक के यूज लेते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ यूज करते हैं, उनके कारण जो प्राकृतिक संसाधन है वह खतरे में है। और जो अम्लीय झीलों में क्या होता है कि जो अम्लीय वर्षा हो रही है या लगातार जो उर्वरकों से या जो कारखानों से जो गंदा पानी या जो अम्लीय पानी होता है, वेस्ट पानी, वह झरनों या झीलों में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है, जिससे जो जलीय जीव है वे उस जल में अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और आने वाले समय में वह विलुप्त भी हो सकते हैं यदि उनका समय पर संरक्षण नहीं किया तो। और अगला आता है लास्ट, भूमि उपयोग और विकास, यानी शहरीकरण, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर भूमि परिवर्तित की जा रही है। वनों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो रहा है। और वन की परिभाषा क्या होती है, यानी फॉरेस्ट की परिभाषा, यह आपसे पूछी जा सकती है। इसको अच्छे से आपको परिभाषा को याद भी करना है कि जो वन एक जैविक समुदाय है जिसमें मुख्य रूप से पेड़, झाड़ियाँ और अन्य लकड़ी से बने पौधे आते हैं जो आमतौर पर एक कॉनोपी में होते हैं। ये शब्द फॉरेस्ट से आया है जिसका जिसका लैटिन में अर्थ है बहार। यानी वन एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है और ये किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यानी जो वन होता है वह एक नवीनीकरण संसाधन है जिसका हम वापस भी निर्माण कर सकते हैं। और किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, जो आर्थिक विकास होता है, उसके लिए वन एक महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका निभाता है। इसके लिए वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है अपने जो देश की विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। वनों के कार्य क्या क्या है कि सुरक्षात्मक और सुधारात्मक कार्य, जैसे जल स्रोतों की सुरक्षा, मिट्टी के कटाव को रोकना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। यानी पर्यावरण संतुलन में कैसे कि जो पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन का ऑक्सीजन देते हैं और मनुष्य के जीवन के लिए जो श्वास लेने की जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। और जो मिट्टी का कटाव, यानी यदि ज़्यादा पौधे हैं तो वह अपनी जड़ों से मिट्टी को भी रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव भी कम होता है। और जल स्रोतों की सुरक्षा, यानी जब ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पे बरसात ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। और दूसरा आता है उत्पादक कार्य, यानी स्थानीय और वाणिज्य उपयोग के लिए वन उत्पादों का संग्रहण और व्यापार। तीसरा आता है मनोरंजन और शैक्षिक कार्य, यानी पारिस्थितिक पर्यटन और प्रकृति से जुड़े शैक्षिक गतिविधियों भी जो वन होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला लास्ट आता है विकासात्मक कार्य, यानी वन रोजगार, राजस्व सृजन करते हैं जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि जो वन होते हैं वे देश की जो आर्थिक विकास है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जो वनों का महत्व क्या क्या है कि पहला महत्व है वाणिज्य मूल्य, यानी वन लकड़ी, इमारतों के निर्माण, कागज निर्माण और आदि जैसे वाणिज्य उत्पादों के मुख्य स्रोत हैं। पर्यावरणीय महत्व में देखें कि जो वन वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उनका संतुलन बनाए रखते हैं और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं।
और जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। ये कुछ महत्व है, पर्यावरणीय महत्व है। और भी ऐसे महत्व है जिसमें अगला आता है सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है। इन्हें आदिवासी जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था वनों पर निर्भर करती है, जहाँ से उन्हें भोजन, औषधि और अन्य आवश्यक उत्पाद मिलते हैं। इन्हें जो आदिवासी प्रजाति के जो लोग होते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वह वनों पर निर्भर करती है। वनों से उन्हें भोजन मिलता है, वनों से उन्हें औषधियाँ मिलती है और अन्य जो आवश्यक उत्पाद होते हैं वह भी वनों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। वनों की अत्यधिक दोहन से क्या होता है कि वृद्धि होती जनसंख्या, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे ईंधन लकड़ी की मांग बढ़ रही है। और शहरीकरण के कारण वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और वन संरक्षण के लिए खतरे का कारण बनता है। और जो इसमें क्या होता है कि इसका कारण हर साल 1.5 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। यानी जो 1.7 करोड़ हेक्टेयर है वह हर साल जो वन का क्षेत्र है वह नष्ट हो रहा है, क्योंकि जो जनसंख्या हो रही है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे जो ईंधन लकड़ी या जो रहने के स्थान की जगह होती है उसकी मांग बढ़ रही है। और वनों का अतिक्रमण और अव्यवस्थित कटाई, यानी वृक्षारोपण या झूम खेती यानी शिफ्टिंग खेती। झूम खेती क्या होती है कि किसी एक क्षेत्र में या जंगल को वहाँ पे जलाकर या पेड़ पौधों को काटकर उन्हें जलाकर कुछ समय के लिए वहाँ पे खेती करना। और जहाँ तक वहाँ पे अच्छा उत्पादन हो रहा है वहाँ तब तक वहाँ पे अच्छे से खेती करना। और वहाँ पे यदि उत्पादन बंद हो जाए तो दूसरी जगह वही प्रक्रिया वापस अपनाकर वापस खेती करना, ये झूम खेती होती है। और वाणिज्य लॉगिंग और खनन जैसी गतिविधियाँ वन क्षेत्र के अत्यधिक उपयोग के कारण बनती है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उर्वरता में भी गिरावट हो रही है और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की भी हानि होती है। ये जो अव्यवस्थित कटाई और वनों के अतिक्रमण का कुछ बातें हैं। वन संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण हमें कदम उठाने चाहिए, जिसमें पहले आता है वन विभाग से संबंधित सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। लोगों को वन के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें संरक्षण गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। वनों के अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता होती है उतनी वनों की कटाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देना चाहिए, इन्हें सभी को इतना जागरूक करना चाहिए कि वह वन जो पौधे होते हैं उनका जो वृक्षारोपण करें। जिससे क्या होगा कि जितनी हम कटाई करेंगे वापस उतने ही पेड़ हम तैयार करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो प्रकृति होती है या जो पर्यावरण होता है उसको हानि कम पहुंचती है। घास के मैदानों का पुनः जनरेशन करना चाहिए, यानी घास के मैदानों को भी हमें ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जल संसाधन, यानी वाटर रिसोर्स, जिससे जो जल प्रकृति का चालक है। ये कहावत किसने कहा कि लियोनार्डो दा विंची नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जल प्रकृति का ही चालक है। इन्हें जो जल है वही उसी के कारण ही प्रकृति चल रही है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया। पर इसका जो जल संसाधनों का परिचय क्या है कि जल पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक संसाधन है। पृथ्वी के लगभग 70.8% सतह महासागरों के रूप में जल से ढकी हुई है। इसमें से लगभग 97% जल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, यानी वह मानव उपयोग में नहीं ले सकता। लगभग 2% ग्लेशियर के रूप में बर्फ में जमा हो चुका है या जम चुका है। और केवल 1% से भी कम जल ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। इन्हें सोचो कि 70.8% जल है, जिसमें से 97%, यानी 70 का जो 97% है उतना मानव के लिए अनुपयोगी, यानी उसे मानव उपयोग में नहीं ले सकता। उसमें भी 2% ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है और केवल 1% जल ही हम यूज़ में ले सकते हैं या ताज़े पानी के रूप में उपलब्ध है। इसलिए जो कितना पानी नहीं है कि हम अंधाधुंध या उसकी वेस्ट करें या उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल का उपयोग करना चाहिए, जिसे मानव उपयोग और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। और अगला आता है कि जो जल के अद्वितीय गुणों के कारण ये जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जल विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को निभाता है, जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान रेंज में तरल के रूप में अस्तित्व में रहता है। इन्हें जो जल है वह 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक तरल अवस्था में रहता है। यदि 100 डिग्री से अधिक
तापमान पहुंचेगा तो वो वाष्प में बदल जाएगा। अगर 0 डिग्री से कम होगा तो वो बर्फ के रूप में जम सकता है। जल उत्कृष्ट विलायक है और शरीर में पोषक तत्वों के वितरण में भी मदद करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और संरचनाओं का समर्थन करता है। जल पर्यावरणीय चक्रों का हिस्सा है और जल को पृथ्वी पर पुनः लाता है। यानी जो जल पर्यावरण का चक्र का ही एक हिस्सा है। जो जल होता है उसे पृथ्वी पर पुनः लाता है। यानी जब बरसात होती है तब जल वापस पृथ्वी पर आता है और ये महासागरों में जाकर जब वहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो ये वाष्प के रूप में वापस ऊपर उठता है। जल का उपयोग देखें कि जो पृथ्वी के जल का 99% हिस्सा उपयोग के लिए अनुपलब्ध है, यानी उपलब्ध नहीं है, जबकि केवल 1% जल लोगों, पौधों और जानवरों के लिए उपलब्ध है। जल संसाधनों का वितरण असमान और जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं जबकि रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। ये इसका मुख्य कारण है। और अगला आता है कि जो जल की आवश्यकता जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना पानी के मनुष्य कुछ ही दिनों तक जीवित रह सकता है जबकि बिना भोजन के कुछ हफ्तों तक जीवित रह सकता है। मानव सभ्यता प्राचीन समय से जल की उपलब्धता के आधार पर बसाई गई है। यानी आपने देखा होगा कि जो गर्मियों में या सर्दियों में यदि आपको ज़्यादा समय तक जल नहीं मिले तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि आपको भोजन भले 1-2 सप्ताह तक या कुछ हफ्तों तक नहीं मिले तब भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। ताज़ी जल संकट, यानी जो ताज़ा जल है उसमें क्या क्या संकट है या उसके जो क्या क्या समस्याएं हैं। वैश्विक स्तर पर जल की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है, परंतु इसकी उपलब्धता समय, स्थान के और रूप के अनुसार ही महत्वपूर्ण होती है। वर्षा के अंतराल और तीव्रता में असामान्यतया बाढ़, सूखा उत्पन्न कर कुल जल भंडार में से लगभग 97% जल खारे समुद्री जल के रूप में है, जबकि केवल 3% शक्ति है विश्व के कुल ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। यानी जबकि जो 3% है जल है वही विश्व के कुल ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। और अगला आता है कि जो ग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल है उसका भी अत्यधिक उपयोग पीने, सिंचाई, घरेलू उपयोग के लिए जल स्तर को तेजी से कम कर रहा है और जल के गुण में भी गिरावट आ रही है। जल संसाधनों से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं क्या क्या है। पहली आती है जल की कमी, यानी वर्षा, जल वाष्प संतुलन, उपलब्धता और प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। बाढ़ और सूखा, यानी भूमि उपयोग में बदलाव के कारण बाढ़ के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। ग्राउंड वाटर की उपलब्धता और गुणवत्ता, जलमग्नता, पानी की गिरता स्तर और जल के दूषित होने का कारण। यानी जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी जो स्तर होता है वह लगातार बढ़ता जाता है। यानी पहले आपने देखा होगा कि 200-250 फीट तक पानी आ जाता था, लेकिन कहीं कहीं आजकल राजस्थान में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 800-700 फीट तक भी पानी की उपलब्धता नहीं है या पानी नहीं होता है ट्यूबवेल या कुओं में। ऐसा देखा है, मैंने खुद ने देखा है, आपने भी देखा होगा। और अगला आता है जल परिवर्तन और तटीय क्षेत्र जलवर्धन और जलवायु परिवर्तन के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट। और अगला आता है जल का अत्यधिक दोहन, यानी जो ग्राउंड वाटर लगभग 9.86% ताजे जल के रूप में ग्राउंड वाटर में होता है और यह सतही जल से 35 से 50 गुना अधिक होता है। सतही जल सतह जल वर्षा और हिमपात से प्राप्त होता है जो झीलों, नदियों और जलाशयों से आता है। यानी जो सतही जल होता है वह जल वर्षा या हिमपात से प्राप्त होता है और ये नदियों और जलाशयों से आता है। डैम्स के फायदे, यानी जो डैम्स बनाते हैं या जो हम जल का जो एकत्रित करते हैं उसे डैम्स कहते हैं और उसकी समस्या क्या क्या है वह भी हम देखेंगे। डैम्स जल के उपयोग को प्रभावी बनाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। इसका फायदा क्या है कि जल विद्युत उत्पादन, यानी जल से एकत्रित करके विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। वर्ष भर जल की आपूर्ति, यानी पूरी वर्ष में जल की आपूर्ति होती है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, लेकिन समस्याएं क्या है कि भूमि का जलमग्न होना और आदिवासी लोगों का विस्थापन। यानी इसमें क्या होता है कि जो पानी को हम इकट्ठा करते हैं वे धीरे धीरे भूमि में जलमग्न हो जाता है या भूमि उसे सोख लेती है। जलाशयों में अवसादन और सिलिसियन और जैविक विविधता का नुकसान, ये जो यानी जो जैविक विविधता है उसका भी नुकसान हो रहा है।
ये आज का जो हमारे टॉपिक थे, हमने आज की क्लास में 3 टॉपिक किए। यानी एक पहला टॉपिक हमने पढ़ा पर्यावरण के खंड, दूसरा हमने पढ़ा कि जो वन संसाधन या जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा कि जो जल संसाधन है उसके बारे में। ये हमने तीनों जो 3 टॉपिक कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, यह आपके 6th डीन कमेटी में लागू हुई है और बहुत आसान सब्जेक्ट भी है। ये पर्यावरण से जुड़ी है। जैसे हमने जो 10th क्लास से जो हमने पहले पढ़ा, वह सभी इसी में अलग अलग टॉपिक बना दिए गए हैं। उसमें से हमें अलग अलग पढ़ना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आराम से पढ़ेंगे तो भी ये 10 से 15 क्लास में ये पूरी सब्जेक्ट कवर हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड होती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ताकि वे भी अपनी जो बीएससी एग्रीकल्चर की सेकंड सेमेस्टर है उनकी सभी सब्जेक्टों की क्लासें ले सकें और उनके नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी कर सकें। और एक बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्लास के या सभी क्लासें जो कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर होती है, उनको आपको अपने जो क्लास होती है उसके साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि बाद में जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, और नोट्स आपको साथ साथ ही बनाने हैं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।